दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 35 से पहले के क्वेश्चन किए थे और इस पार्ट में 35 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो जो 35 वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में ये यहाँ पर दिया गया है कि पी क्यू आर एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। और उसमें क्या क्या दिया गया है हमें, एक मिनट। तो किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर एस एक बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि पी एस पर परपेंडिकुलर है या लंब है कौन, क्यू आर, और तथा पी एस एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं एक हम ट्रायंगल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें गिवन है, क्या है, ट्रायंगल है पी क्यू और आर, और यहाँ पर एक हमें वो भी दे रखा है परपेंडिकुलर पी एस, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एंगल क्यू पी आर को समद्विभाजित, मतलब ये वाला जो छोटा वाला एंगल है ये इसके बराबर है। ठीक है, क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। और यहाँ पर जो देखिए सारे ऑप्शन है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा इंफॉर्मेशन है वो है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर देखिए, एक तो परपेंडिकुलर है और समद्विभाजक बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, इस जहाँ यहाँ पर जो ये बाइसेक्टर तो करता ही करता है, साथ में यहाँ पर कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। और जैसे ही यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है, आर एच एस से। ठीक है, आर एच एस से जो पी एस क्यू और पी एस आर जो हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, या सर्वांश हम बोल सकते हैं, इसी का साइन दे रखा है हमें। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में क्या है, ये आर एच एस की प्रॉपर्टी। वैसे तो प्रॉपर्टी ए एस ए बहुत सारी होती हैं, बट क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो हम सीधे ही आर एच एस वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब रही बात ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में से हमें कौन सा ऑप्शन लेना है। तो देखिए ऑप्शन 3 क्या है, पी क्यू एस और ट्रायंगल है पी आर एस, ये वाला दो ये ट्रायंगल है, और ये फोर्थ वाला है पी क्यू एस और पी एस आर। तो यहाँ पर देखिए, अगर जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारा जो जब नाम लिख रहे ट्रायंगल्स का तो वो सेम वे में होना चाहिए। देखिए पी क्यू एस ऐसे लिखा तो दूसरा ट्रायंगल होना चाहिए पी आर एस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फोर्थ क्यों रॉन्ग होगा, देखिए पी क्यू एस को हम कैसे लिखेंगे, पी के बाद क्यू के बाद एस, लेकिन जो इसके कॉन्ग्रुएंट दे रखा है हमें वो क्या है, पी एस आर। तो ये ऐसा होना चाहिए, पी आर एस होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है वो, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि दो भुजाओं का सम हमेशा थर्ड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, हाँ, छोटा। त्रिभुज की वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि यहाँ पर लिख के बता देते हैं आपको, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होगा। अब दो भुजाओं को जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, या तीसरी भुजा दो भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए या बड़ी होगी, होती है लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, तो इसी का यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36 में। तो देखिए एक भुजा हमें दे रखा है 19 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर।
अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 19 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 का 4 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 और 34। मतलब जो हमारी तीसरी भुजा है वो 34 से छोटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 34 से छोटी होनी चाहिए, दो का सम, जो तीसरी भुजा है वो दो के सम से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। किसी चतुर्भुज ABCD के कोणों ABC और D क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है, इनके कोण का मान दे रखा है, तब यह चतुर्भुज है। कौन सा है ये चतुर्भुज? ठीक है, सबसे पहले इसके कोणों का हम क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। ठीक है, चार, देखिए चतुर्भुज तो है, ABCD भी है और इनके एंगल दे रखे हैं, तो इनका सम निकाल लेते हैं। तो चतुर्भुज के कोणों का योग कितना हो जाता है, कोणों के सम का सम कितना होता है, 360। ठीक है, 90 4 जा 36, तो 360 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस x प्लस 2x प्लस 2x, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 2 8x। तो यह सम कितना हो जाएगा, 8x प्लस, अब देखिए ये है -10, पहले प्लस वाले को ऐड कर देते हैं, प्लस 30 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, और -10 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 40 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 8x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32, तो 40 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको पुट कर देंगे बारी बारी से, x की वैल्यू 40 हमने निकाल ली। ठीक है, 40 इसको पुट कर देंगे हम। फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 120 माइनस 10। ठीक है, तो पहला एंगल कितना आ रहा है हमारा, आ जाएगा 120 माइनस 10, 110। ठीक है, दूसरा एंगल कितना आ जाएगा, 40 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। थर्ड एंगल कितना आ जाएगा, 2x प्लस 30 विच इज इक्वल टू 120, वेट अ मिनट, 2x प्लस 30 है ना, तो 2 इंटू 40 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 30। तो फिर से थर्ड एंगल कितना आ जाएगा, 110, और ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 2x माइनस 10 डिग्री, 2 इंटू 40 माइनस 10, 80 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 70। तो देखिए दो एंगल आ गए 110 और दो एंगल आ गए, सॉरी ए हो गया 110, बी 70, फिर 110 और 70। तो ये कैसा वो हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से ना, ए बी सी डी, तो ये हो गया 110, ये हो गया हमारा 70, फिर ये हो गया 110 और ये वाला हो गया 70। तो जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल कौन से में होते हैं, कौन से क्वाड्रिलेटरल या कौन से चतुर्भुज में होते हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए एरिया, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 45, देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है हमें। ठीक है,
सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या कर देंगे, हाफ पेरीमीटर ले लेंगे। क्या करेंगे, 24 में हम 51 प्लस करेंगे, प्लस 24 51 प्लस 45, यही है ना तीनों, इनको ऐड करेंगे और इसका अपॉन 2 करके हाफ पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 0 कैरी 1, 4 प्लस 5 9 9 10 11 12, कितना हो जाएगा 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 2 6 12 60। तो यहाँ पर s की वैल्यू हाफ पेरीमीटर s स्मॉल s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे पेरीमीटर का, अंडर रूट s स्मॉल s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, तो s माइनस a, s इंटू s का मतलब वैल्यू पुट कर देते हैं 60 इंटू 60 माइनस 24 कर लेते हैं वहाँ, 60 माइनस 24 इंटू ब्रैकेट पूरा ही होगा 60 माइनस 45 और 60 माइनस c की वैल्यू कितनी है 51। तो हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा 60 इंटू 60 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 36 इंटू 60 में से 45 माइनस करना, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, 10 में से 5 5 और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला क्या है 60 माइनस 51, तो 10 में से 1 गया 9, तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बाहर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट 9 का, देखो 9 में से, एक मिनट इसको हटा देते हैं, देखो क्या आ जाएगा 9 में से 9 बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा और 36 का हमारा 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा 60 इंटू 15। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 अंडर रूट 15 6 जा 90 और एक जीरो पहले से था तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 9 का रूट आ जाएगा 3 और एक जीरो भी आ जाएगा, तो ये कितना आ गया इसका एरिया 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54, तो 450 इसका हमारा एरिया आ गया। ठीक है, अब इस एरिया को किसके इक्वल करना था, इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर। तो ये जो है लेंथ है 45, ठीक है, और इनटू ब्रेथ जो पता नहीं है हमें। ठीक है, तो 54 अपॉन में 45 करेंगे तो ये क्या बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 5 से करते हैं, 5 9 जा 45 और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 5 0 5 8 जा 40। ठीक है, फिर यहाँ से 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर से हमने कैलकुलेट की जो बी की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना था द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ कर लेते हैं, पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का 2 लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या आयत का परिमाप भी बोल सकते हैं इसके। ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ बोलेंगे हम आयत 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 का
परिमाप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है ना। तो 2 लेंथ इसका था कितना था, देखिए लेंथ था यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 45, ब्रेथ हमने 12 निकाल दिया, ठीक है। 45 प्लस 12 तो कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करके, 2 इंटू 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 1 1 4 सही होगा इसका राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी 114 विल बी द, इसको थोड़ा अलग कलर में कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 114 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला आना चाहिए कि रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल का एरिया का जो है ये साइड जब दिया गया होता है उस समय का फॉर्मूला है, ठीक है। हाफ पेरीमीटर बोलते हैं इसको, एस कैलकुलेट करना है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार सीट है हमारे पास, ठीक है। इसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट दिया जाता है, तब शेष सीट का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 का उपयोग करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से कर लेते हैं। 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार सीट है, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर का मतलब बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है कोई 16 सेंटीमीटर व्यास। अब व्यास का मतलब होता है कि डायामीटर, और हमारे पास उस डायामीटर है 16 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका, हाफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसने बोला कि इसमें से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया जाता है, इस 8 में से 6, ठीक है। इसी में से बना देते हैं, ये 6 वाला काट दिया हमने, ठीक है। 6 वाला काट लिया तो बाहर कितना बचेगा, सिर्फ ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना जो ये 6 वाला पार्ट है इसको हमने कट करके निकाल दिया है, ठीक है। तो जो ये शेष वाला भाग है इसका क्षेत्रफल, मतलब इसको मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ, इसको दिखा देते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये पूरा इसको छायांकित कर दिया मैंने, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, जो हमने बड़ा वाला वृत्त है, जो बड़ा वाला वृत्त है उसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है। उसमें से अगर हम ये छोटे वाले वृत्त का माइनस कर देंगे एरिया, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो बड़ा वाला वृत्त का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अभी फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे, अभी खाली इससे लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो वो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू आर कितना है 8 स्क्वायर, ठीक है। और छोटे वाला वृत्त कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब जो हमें शेष भाग का निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा हमारा कॉमन दोनों में, और अंदर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें क्या था, पाई 8 स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर, और ये जो 8 सेंटीमीटर वाला था ना, तो पाई आर स्क्वायर, पाई 8 स्क्वायर, और माइनस कर देंगे उसमें से पाई 6 स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा, पाई दोनों में कॉमन, और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई को हम लिख लेते हैं 22/7, और ये अंदर कितना बन जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो इट विल बी कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 बच जाएगा अंदर, फिर कितना बच जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ में इंटू कर देंगे हम 22/7, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 88 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए देखिए 88 था, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें कहने कि एक धातु के एक ठोस घनाभाकार बॉक्स है जिसकी विमाएं 200 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में ढाला गया है। तो दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। ठीक है, तो 200, 50 और 100। ठीक है, यहाँ पर जो घनाभ दे रखा है उसका है, देखो घनाभ दे रखा है, घनाभ इसका जो विमा है वो कैसे दे रखा है, कितना दे रखा है, हाँ तो वो दे रखा है 200 इंटू, कितना दे रखा था, 200 इंटू 50 इंटू 100, 200 इंटू 50 इंटू 100। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, ये तो घनाभ की विमाएं को पिघलाकर एक घन के रूप में ढाला गया है। ठीक है, अब किसी को अगर घनाभ को पिघला दे या किसी को भी पिघला दें, गोले को पिघलाए, घनाभ को पिघलाए, अगर दो पिघला के दूसरी चीज बना रहे हैं तो जो चीज बना रहे हैं उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, उतना ही मात्रा है उस चीज की, कि बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा भी नहीं, हो सकता है घट ही जाए क्या पता जल के, लेकिन जलने को हम अगर जीरो मानते हैं इन केसों में, जब भी पिघलाने वाला केस होता है, तो घन बना दिया, तो घन का आयतन भी बराबर, इन दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, इसी को पिघला के ये बना रहा है। तो घन का आयतन होता है अ, भुजा का क्यूब। ठीक है, भुजा का क्यूब, और इसका आयतन होता है, इसका आयतन हम ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, जो इसकी विमा दे रखी है एल बी इंटू एच, यही इसका आयतन होता है, इसको इंटू कर देते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 10 लाख है ये। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसकी भुजा x मान लेते हैं, एक्स क्यूब घन की, हाँ ये दोनों वॉल्यूम, ये घन का वॉल्यूम है और ये घनाभ का वॉल्यूम है, दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि पिघलाते हैं तो दोनों का आयतन सेम होना चाहिए। यहाँ से अब देखिए इसको भी क्यूब, ये एक्स क्यूब आ गया तो इसको क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अगर हम 3 ऐसे कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे तो हर जीरो का, सॉरी क्यूब इतना। ठीक है, अब हर जीरो का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो का 3 और 3 इसका, तो 6 जीरो हो जाने चाहिए टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब। तो पावर अगर सेम है तो बेस क्या हो जाता है, इक्वल। तो घन का जो साइड है वो पता चल गया, घनाभ का भी पता चल गया, हमें पहले से ही था दिया हुआ घनाभ का, घन का पता चल गया साइड। अब हमें बोला था कि इन दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका अंतर निकालो। ठीक है, अब एक एक करके इस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, और एल बी एच क्या था, एल इंटू बी इंटू एच हमें गिवन था 200 गुना, 200 गुना कितना दिया था, 50 गुना 100। ठीक है, यहाँ से एल ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और एच हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू एल की जगह हम क्या लिख देंगे, 200 गुना बी मतलब 50 प्लस बी मतलब 50 गुना एल बी, बी एच, बी एच 50 गुना 100 प्लस एच एल, एच मतलब 100 और एल मीन्स 200। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 गुना 5 दूने 10, और कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, 1 2 3 प्लस 5 1 5 और 1 2 3 जीरो। ठीक है, प्लस
100 दूने सॉरी 1 2 जा 2 1 2 3 4। ठीक है, अब इस सब को ऐड करेंगे तो हम देखो 1 2 3 जीरो तक तो सब जीरो ही है, 1 2 3 जीरो तक सब जीरो है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है 5, उसके बाद फिफ्थ नंबर में देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 रुको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 10,000 और 20,000 कितना हो जाएगा 25,000 और ये 35, सॉरी 25 तो 30 होना चाहिए, रुको ये गलत जुड़ गया यार, 1 मिनट, ये कितना था 10 1 2 3, उसके बाद है 5 1 2 3, उसके बाद है 20 20 के पीछे भी 1 2 3 3 0 ऐसे रह जाएगा, 5 और 3 35 सही है। उसके बाद 35 दूनी 70 हो जाएगा और यहाँ 1 2 3 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये तो हमने किसका निकाला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। अब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो कितना होता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, या साइड इंग्लिश में लिखना चाहते हो जो, ठीक है, तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर मतलब 100 आया था ना, भुजा 100 आया था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू में क्या हो जाएगा, एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा और दूसरे वाले जीरो का भी 2 जीरो, तो 6 के पीछे कितने जीरो 1 2 3 4, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस देखनी, ये 70,000 है और ये 60,000 है, इन दोनों का अंतर निकालना था। देखिए प्रश्न में क्या है, दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर बताना है हमें, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, एक का 70 एक का 60, 17,000 और 60,000, तो कितना अंतर आ जा रहा है 10,000 का अंतर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में हमें क्या दिया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 42 48 x + 15 x + 17 x + 20 और है 58 60 का माध्य हमें दे रखा है 53 है, इन आंकड़ों का माध्य निकालना है। ठीक है, तो ये मीन दे रखा है हमें यहाँ पर, ये दिया हुआ क्वेश्चन में इसका मीन दे रखा है। ठीक है, मीन है 53 और मीडियन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखो, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका जो माध्य दिया था ना, वो दिया था यहाँ पर गिवन है माध्य दिया 53, तो माध्य ही निकाल लेते हैं सबसे पहले, ये x की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर हमें माध्य का आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर्स तो होने चाहिए माध्य निकालने के लिए, माध्य के लिए, तो हम क्या करते हैं इनको सबको ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहला है देखो, यहाँ से लिख लेते हैं 42 48 x + 15, 42 48 प्लस x + 15 प्लस कितना हो जाएगा x + 17 x + 20, x + 17 प्लस x + 20 प्लस कितना हो जाएगा, ये और है इसमें 58 और 60, 58 प्लस 60 अपॉन में क्या होता है प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, 1 2 3, ये पूरा एक ही है, हाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है,
और ये गिवन है हमें कि क्वेश्चन में कितना है 53 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे 53 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं पहले। x प्लस, पहले अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट एक साथ करेंगे तो x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 3x, ठीक है। प्लस अभी नंबर्स ऐड कर लेते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं इनको। 42 और 48 कितना आ जाएगा 10, 8 और 2 10, 4 4 8 और 1 90 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में फिर इसमें 15 ऐड करना है तो 5 और 9 और 1 10, 105 हो जाएगा। फिर इसमें 17 कितना हो जाएगा 7 4 11 7 5 12 का 2, ऐसे लगभग 1 1 1 2 और 122। अब इसमें हम जोड़ना है 20, तो 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 142, और 142 में हमें क्या जोड़ना है 58 और 60। 58 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 5 4 9 1 10 और सॉरी 8 2 10, 5 4 9 1 10 और 1 1 2 200 और 60 और करेंगे तो टोटल 260 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 260 अपॉन में जो हम 7 था हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 के साथ तो इतना ही रहेगा और हमने ऐड कर दिया सबको, और यहाँ से कितना हो जाएगा 53 इंटू 7, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 260 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये 260 ऐसे ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 7 3 21 कैरी 2, 7 21 कैरी 2 और 7 5 35 36 37 ऐसा हो जाएगा 3, ठीक है। 3x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 371 माइनस 260, तो इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 में से 0 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ इस प्रकार से आ जाएगी 1 अपॉन में 3, ठीक है। अब 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो 3 3 9 10 11 3 7 21, x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 37, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर्स थे अब हमें पूरा पता चल गया कौन क्या था करके, ठीक है। एक बार इसको लिख लेते हैं। पहला क्या था 42, फिर था 48 फिर x प्लस 15 मतलब 37 में हम क्या करेंगे 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 7 5 12 का 2 हासिल हो 1 3 1 4 1 5, तो नेक्स्ट हो जाएगा 52 कॉमा उसके बाद वाला क्या था x प्लस 17 मीन्स 37 प्लस 17, 7 2 14 3 1 4 1 5 54, तो कितना हो जाएगा 54, और उसके बाद वाला था प्लस 20 था x में तो 37 यहाँ पर कर लेते हैं, 37 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 757, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 57, उसके बाद हमें गिवन ही था 58 और कितना था 60, ठीक है। ये तो टोटल हो गया, अब हमारे सारे नंबर्स आ गए और ये ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर में पहले से ही थे बढ़ते वाले आरोही क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। अब इसका माध्य का निकालना है हमें, ठीक है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए देखो पहले इसमें देखते हैं कि ऑड है नंबर या इवन है, तो हमारे पास कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका के लिए, सीधे माध्यिका का फॉर्मूला होता है ऑड नंबर के लिए n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है, ये टर्म होता है। और इवन के लिए चलो अभी ऑड के लिए देख लीजिए फिर बताते हैं इवन को। तो यहाँ पर देखिए n प्लस 1/2 हुआ है,
वाला टर्म इसका माध्यिका मध्य कौन सा मध्य माध्यिका मतलब बीच वाला टर्म होगा इसका, तो चेक कैसे करेंगे 7 + 1/2 विच इज इक्वल टू 8/2 सॉरी कितना है 8 से 2 कितने 2 से 8 कितने बार कटेगा चौथा टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या होगा इसका मीडियन हो जाएगा 1 2 3 4 54 विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसका 54 इसका क्या होगा माध्यिका। ठीक है, जब दो मतलब इवन हो तो वो कैसे करते हैं वो अभी नेक्स्ट में बताएंगे आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन लिख लिए क्या हो जाएगा 54। ठीक है, जब होता है ना उस समय, चलो ये तो आपको आंसर इसका पता चल ही गया है, बट जैसे इवन होता है तो उस समय ये केस क्या पता आपको सी टेट के और एग्जाम में दिख जाए ना। सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप जरूर देखिएगा। जैसे मान लिया जाए इवन नंबर है हमारे पास, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उस समय हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है nth टर्म n/2 करेंगे प्लस, ठीक है n/2 करेंगे प्लस n/2 + 1 करेंगे। ठीक है, ये टर्म निकालेंगे। ठीक है, nth टर्म n/2th टर्म और प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन में 2 करेंगे, तो जो वाला टर्म आएगा ये करने के बाद तो वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, इवन के केस में आपको ये भी बता दिया। तो अभी जो हमारे पास था, जितने क्वेश्चन हमारे पास थे अभी सी टेट के, वो हमने इस वीडियो में बनाने की कोशिश की है और 41 क्वेश्चन हमने इस टोटल बना दिए हैं अभी तक। आई होप कि ये वीडियोज आपको हेल्प करेंगे और सी टेट में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हाँ वो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा आपको। आते वही बेसिक क्वेश्चन ही हैं, तो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा इसके लिए किस प्रकार से आता है। मतलब हम कह सकते हैं ना ओवरऑल कि जैसे सी टेट है हमारा, सी टी थी ना, वो होता है हमारा 6 7 और 8 की क्लास का लेवल रहता है ना, LEVL। ठीक है, और जैसे हमारा B.Ed भी है तो वो भी उसका लेवल भी ये क्लास भी उनको लगभग 6 7 8 वाला ही सी टेट का मतलब लेवल रहता है मैथमेटिक्स का। इसी अगर आपने इन तीनों क्लास का मैथ्स कवर कर लिया, ठीक है, एनसीईआरटी से देख के, तो आपका मतलब मुश्किल से ही यहाँ पर क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि इससे बाहर का नहीं पूछता है और इससे ज़्यादा लेवल अप भी नहीं करता है। ठीक है, और इसके बाद के जो क्वेश्चन अभी आएंगे इसमें, अभी तो ये 60 क्वेश्चन का है ना टोटल, तो हमने अभी 31 से लेके 41 तक ही किया है क्वेश्चन। इसके आगे वाले क्वेश्चन जो थियोरटिकल है, जो साइंस के भी होंगे, अभी ये तो मैथ्स के थे, साइंस के भी होंगे, तो उसको आने वाली वीडियो में करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस भी ऐसे बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए, जिससे कि आपका जो सी टेट इस बार 2001 साल बाद आया, 2025 में स्किप है पूरा, 2026 का आ रहा है, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करो, इसमें आप पास हो जाओ। ठीक है, क्योंकि यू टेट का भी रिजल्ट तो बहुत ही कम है, जो UTT हुआ था उसका भी 20,000 करीबन, मतलब मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, इतने लोगों ने दिया था और उसमें 4,000 पास है। तो आप सोच सकते हैं कि सी टेट मतलब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है और कोशिश करना है कि फर्स्ट गो में ही हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन, इस टाइप से ना, प्रॉफिट लॉस और CI इस टाइप के परसेंटेज के। ठीक है, तो ये सब 6 7 8 का है, ये एंगल एंड लाइन एंड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये 6 7 8 से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।